नमस्कार साथियों, मैं दुष्यंत कुमार एक बार फिर जीएस विजन के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं, हार्दिक अभिनंदन करता हूं। हम लोग अभी रिगार्डिंग मॉडर्न हिस्ट्री हम लोग अपना पहला जो चैप्टर है उसको ही अभी डिस्कस कर रहे हैं। और चैप्टर आपका था उपनिवेशवाद या उपनिवेशवाद और साम्राज्यवाद में क्या संबंध होता है। और अभी फ़िलहाल हम उपनिवेशवाद के जो विभिन्न चरण हैं, जो अलग अलग उसके फेसेस हैं, उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। अभी तक हम लोगों ने डिस्कस क्या किया, एक बार उसको मैं आपके सामने लाना चाहूँगा। हमने ये डिस्कस कर लिया है कि उपनिवेशवाद का वाणिज्यिक चरण क्या है, यानी कि जो आपका मर्केंटाइल फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म है, उसको हमने डिस्कस किया था। उससे अगले लेक्चर में हमने डिस्कस किया कि उपनिवेशवाद का औद्योगिक चरण। और औद्योगिक चरण में मैंने आपको बताया था कि भाई उनके मोटिव क्या थे, उन्होंने अपने कैसे जो उनके मोटिव्स थे उनको कैसे उन्होंने सेटिस्फाइड किया, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा। और पॉलिटिकल स्फीयर, सोशल स्फीयर, एडमिनिस्ट्रेटिव स्फीयर, ये तमाम चीज़ें के साथ रिलेट करके हमने उसको डिस्कस किया था। अभी जो हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं वो आपका उपनिवेशवाद का एक अंतिम चरण आता है, जिसका नाम होता है कि भी उपनिवेशवाद का वित्तीय चरण, यानी कि फाइनेंशियल फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म। अब ये जो आपका उपनिवेशवाद का वित्तीय चरण है, इसमें हमको जो चीज़ें डिस्कस करनी है, फार्मूला हमारा वही रहेगा। एक बात आप जान लो कि मान लीजिए अगर पर्टिकुलर कोई भी टॉपिक है ना, ऐसा नहीं है कि इतिहास से ही संबंधित हो, अगर आपका उस ज्योग्राफी से संबंधित हो सकता है या इंडियन पॉलिटिक्स से संबंध उसका हो सकता है, वाटएवर जो भी रिलेशन हो उस क्वेश्चन का। तो अगर मान लीजिए आप पर्टिकुलर किसी क्वेश्चन को मेंस के एग्जाम में लिखना चाहते हैं, है ना, तो वहाँ पे होता क्या है कि वहाँ पे आपको कुछ अलग टाइप के सिनॉप्सिस आपके माइंड में हमेशा होने चाहिए। ऐसा नहीं है कि भाई आपने मान लीजिए बहुत कुछ आपने पढ़ लिया है, ठीक है, और जो कुछ भी आपने पढ़ा है उसके अकॉर्डिंग अगर मेंस में कभी कोई क्वेश्चन आपसे पुट अप होता है, तो अगर आपके माइंड में उस टॉपिक को लेकर के प्रॉपर सिनॉप्सिस नहीं है, तो वहाँ मेंस में आपको जो क्वेश्चन है उसको टैकल करना आपके लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा कि लोगों को बड़ी अच्छी नॉलेज होती है, लेकिन बहुत अच्छी नॉलेज होने के बाद भी उनका मेंस का एग्जाम क्वालिफाई नहीं होता, या वो यूपीएससी स्टेट पीसीएस को क्वालिफाई नहीं कर पाते। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको मिलेंगे, बहुत सारे एग्जाम्पल्स आपको ऐसे मिलेंगे जिनका नॉलेज का जो आपका ग्रेविटी ऑफ नॉलेज है वो काफ़ी डेप्थ में जाके बात करती है, लेकिन वो लोग मेंस में एक अच्छी परफॉर्मेंस नहीं कर पाते। उसका कारण ये रह जाता है कि कई बार हम लोग पढ़ तो बहुत कुछ लेते हैं, लेकिन हम लोग सिनॉप्सिस नहीं बनाते हैं। मान लीजिए कोई भी टॉपिक आपका है, ठीक है, और कोई भी टॉपिक आपका, सपोज दैट मैं एक क्वेश्चन आपके सामने यहाँ पहले ले आता हूँ। मान लीजिए आपके पास आया कि जो आपके राजा राममोहन राय हैं और जो आपके दयानंद सरस्वती हैं, राजा राममोहन राय और दयानंद सरस्वती के मध्य एक तुलनात्मक अध्ययन करा दे। और तुलनात्मक अध्ययन किसके लिए? विदेशी शासन के लिए, है ना, यानी कि ब्रिटिशर्स के साथ उनको रिलेट करने की कोशिश करे। तो वहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि राजा राममोहन राय के राजनीतिक विचार क्या थे, दयानंद सरस्वती के राजनीतिक विचार क्या थे। अच्छा, विचार तो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, है ना, जो उनके पॉलिटिकल पर्सपेक्टिव्स हैं उनमें बहुत सारी बातें आ सकती हैं, लेकिन ऐसी कौन सी बातें हम लोग लिखेंगे वहाँ पे मेंस के एग्जाम में जिसको लिखने से हमें नंबर ज़्यादा मिले, हमारी जो सफलता का रास्ता वो निश्चित हो जाए। तो यहाँ भी जो टॉपिक हम लोग अभी डिस्कस करें, इसमें भी आपको यही काम करना होता है। मतलब आपको कन्फर्म हुआ पूरा। मान लीजिए मैंने आपको पढ़ाया कि उपनिवेशवाद का वाणिज्यिक चरण, तो मैंने आपको वहाँ पे ये सिखाया कि आपको ये देखना होता है कि जो उपनिवेशवाद का वाणिज्यिक चरण है उसमें ब्रिटिशर्स का मोटिव क्या है। अगर आप मोटिव को समझ पाए हो तो उसी मोटिव के अकॉर्डिंग आप अदर वैल्यूज को लेकर के आओगे, और वो जो आपकी अदर वैल्यूज होती हैं वो उनके मोटिव को कैसे सेटिस्फाइड करेंगी। वो तमाम जो यात्रा आप करोगे तो आप बहुत आसानी से अपने आंसर को लिख सकते हो हर जगह। ये जो फिलहाल जो अभी हम देख रहे हैं कि उपनिवेशवाद के 2-3 चरण हैं, वाणिज्यिक, औद्योगिक या आपका वित्तीय। तो ये जो आपके चरण हैं, जो आपके 3 फेसेस हैं, इनमें मैंने आपको यही सिखाया कि अगर आपको पर्टिकुलर किसी के बारे में सेपरेट वे में लिखना हो या एज ए होल अगर आपको लिखना हो, तो आपको इन्हीं लाइनों पर चलना होता है। कि सबसे पहले तो आपको यही अपने माइंड में रखना है कि ये जो आपके 3 फेसेस हैं, इसमें जो आपके ब्रिटिशर्स हैं उनके मोटिव क्या थे, है ना। और जब आप उन मोटिव्स को ये दिखाओगे कि ये कैसे सेटिस्फाइड हुए, तो आपका जो आंसर राइटिंग का जो प्रॉपर एक तरीका है वो बन के आपके सामने आ जाएगा। आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। मतलब मेरा मतलब ये है कहने का कि पर्टिकुलर टॉपिक को जैसे भी आपने पढ़ा हो आपकी बात रहेगी, या अगर आपको यहाँ हम लोग जो डिस्कस कर रहे हैं अगर आप लोग इससे थोड़ा से प्रभावित होते हैं, अगर आपको ये डिस्कशन थोड़ा अच्छा लगता है, तो आप इसको भी अपने अध्ययन का आधार बना सकते हो, इसमें कोई दिक्कत नहीं है ना। लेकिन सीखना आपको यह है कि पर्टिकुलर किसी भी टॉपिक से अगर मेंस में क्वेश्चन कैसे बनेगा, और जब मेंस में क्वेश्चन बनेगा तो उस क्वेश्चन के साथ हम लोग व्यवहार कैसा करेंगे।
ये जानना बहुत ज़रूरी होता है। आप इस चीज़ को स्किप नहीं कर सकते हो, ठीक है। और फिलहाल हम लोगों का मोटिव यही है कि आप इस चीज़ को जानो कि टॉपिक को लेकर के मेंस में कैसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, और जब मेंस में कोई क्वेश्चन आपसे पुटअप किया जाएगा तो उसके साथ आपको व्यवहार कैसे करना है। व्यवहार करने के भी अलग अलग तरीके होते हैं। एक तो आप बहुत ही सामान्य व्यवहार कर सकते हो, एक बहुत ही जनरल बिहेवियर कर सकते हो, एक बहुत ही प्रभावशाली व्यवहार कर सकते हो, बहुत ही प्रभावशाली इफेक्टिव बिहेवियर कर सकते हो। प्रभावशाली व्यवहार में क्या होता है कि आपको बचकानी बातें नहीं लिखनी होती हैं, आपको कुछ ऐसी बातें लिखनी होती हैं जो आपने लिखा है उससे जो आपके कॉपी का जो आपका मूल्यांकन करता है वो प्रभावित हो जाए। मैटर ये नहीं करता है कि आपने क्या लिखा है क्या नहीं लिखा है, सच्चाई तो यही है कि जो आपने लिखा है अगर उस चीज़ का एक कनेक्टिविटी जो आपकी कॉपी का मूल्यांकन करता है उसके साथ प्रॉपर वे में बन जाती है तो आपको मार्क्स मिल जाते हैं। ये भी एक वजह है कि आपने ये भी देखा होगा कई बार मेंस की भी नॉलेज बहुत अच्छे रखते हैं, बहुत लोग ऐसे होते हैं, लेकिन उनके सामने कुछ कैंडिडेट्स ऐसे आ जाते हैं जिनको उनके तुलना में मेंस की नॉलेज कम है बट वो सक्सेस हो जाते हैं, क्योंकि ये एक कनेक्टिविटी है। जो आपने लिखा है उसकी कनेक्टिविटी जैसे ही आपके मूल्यांकनकर्ता के साथ बन जाएगी वैसे ही आपको नंबर मिल जाएगा, और जब आपको अच्छा नंबर मिलेगा तो आप मेंस क्वालिफाई कर जाओगे। लेकिन कोशिश हमें यही करनी है कि हमें बहुत अच्छा लिखना है। अब मूल्यांकनकर्ता का जो आपका एक पर्सपेक्टिव है, जो उसका जो आपका सोचने का तरीका वो कैसा, वो तो हमें पता नहीं है, लेकिन हमें ये सोच के लिखना है कि हम कुछ ऐसी बातें लिखेंगे जो बातें लिख रहे हैं उनके थ्रू जो आपका क्वेश्चन है उसके साथ प्रॉपर जस्टिस कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। अब ऐसा नहीं है कि जैसे हमने बीए की परीक्षा में लिखा कि एक क्वेश्चन आ गया उसके बारे में जो मन में आया तमाम बातें लिख दी, है ना। तो ऐसा यहाँ पे नहीं करना है। यहाँ पे आपका चाहे आपका स्टेट पीसीएस का एग्जाम हो, चाहे आपका यूपीएससी का एग्जाम हो, यहाँ पे मेंस में जो बातें आपको लिखनी हो बहुत प्रभावशाली होनी चाहिए, और उसमें शब्दों का चयन बहुत मैटर करता है। कई बार ऐसा होता है कि हम क्वेश्चन का आंसर बहुत अच्छा लिख के आते हैं लेकिन उसमें कुछ शब्दों का चयन हमारा हल्का रह जाता है, तो अच्छा लिखने के बाद भी शब्दों का चयन की जो तराजू है जब उस पर लाके वो तोलता है आपको जो एग्जामिनर है तो आपको नंबर थोड़ा कम मिल जाते हैं। तो ये यहाँ पे ये भी काम करता है कि आपका शब्दों का चयन कैसा है। और बहुत अच्छे से मैंने अभी तक आपके साथ जो उपनिवेशवाद का वाणिज्यिक चरण है या उपनिवेशवाद का जो आपका औद्योगिक चरण है, इन दोनों में किस तरह की वैल्यूज़ को डिस्कस करना चाहिए वो मैंने आपके साथ डिस्कस किया है ना। और आपको केवल इतना करना है तीनों फेस में कि आपको सबसे पहले जो ब्रिटिशर्स थे उनके मोटिव को लेके आना है, ठीक है। अब जब वो अपने उस मोटिव को सेटिस्फाइड करेंगे तो किस प्रकार की पॉलिसीज़ को अपनाएंगे, किस प्रकार की नीतियों को अपनाएंगे, और जब वो कुछ पर्टिकुलर जो आपकी पॉलिसीज़ हैं उनको एडॉप्ट करेंगे, उनको अपनाएंगे, है ना, तो आपका पॉलिटिकल इम्पैक्ट क्या होगा, आपका इकोनॉमिकल इम्पैक्ट क्या होगा, आपका सोशल इम्पैक्ट क्या होगा, आपका एडमिनिस्ट्रेटिव इम्पैक्ट क्या होगा, ये तमाम बातें दिखाते चलो। तो इतना आप लिख के आओगे तो आपको प्रॉपर मार्क्स मिलेगा एग्जाम में, और यही आपको करना है, यही आपको करना है। मैंने हमेशा जब ऑफलाइन क्लासेस में मैंने हिस्ट्री को पढ़ाया तो मैंने हमेशा वहाँ पे ये जोर दिया है कि हो सकता है कि पर्टिकुलर किसी टॉपिक के बारे में आपको काफ़ी वाइड नॉलेज हो, लेकिन जो आपकी वो वाइड नॉलेज है उसमें कुछ ऐसी वैल्यूज हो सकती हैं जो एग्ज़ाम के लिए बेनिफिशियल ना हो, तो हमें उनमें थोड़ी छटनी करनी पड़ती है, हमें उनको थोड़ा छाटना पड़ता है, और छाटने के बाद हम वहाँ से कुछ ऐसी वैल्यूज़ को निकालते हैं कि अगर हम उन वैल्यूज़ के सहारे मेंस में आंसर लिखेंगे तो हमको मार्क्स अच्छे मिल जाते हैं। तो ये आपको थोड़ा ध्यान में रखने की आवश्यकता है जो अभी फ़िलहाल मैं आपसे बातें कर रहा हूँ। अब देखिए आते हैं इस बात पे कि जो आपका उपनिवेशवाद का वित्तीय चरण है, यानी कि जो फाइनेंशियल फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म है, ये क्या है। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये जो है आपका उपनिवेशवाद का अंतिम चरण है, और अंतिम चरण है तो इसके प्रभाव भी क्या होंगे, व्यापक होंगे, बिल्कुल व्यापक होंगे, क्योंकि ये यात्रा आप वाणिज्यिक चरण से प्रारंभ कर रहे हो। वाणिज्यिक चरण आपने डिस्कस किया, औद्योगिक चरण आपने डिस्कस किया, और अब हम अंतिम पड़ाव पर हैं। अंतिम पड़ाव क्या आपका, वित्तीय चरण। और ऐसा नहीं है कि ये जो आपका उपनिवेशवाद का वित्तीय चरण है मैं इसको रिलेट करके चलूँगा वाणिज्यिक चरण के साथ या औद्योगिक चरण के साथ, तो आपका पीछे का रिवीजन भी होता आएगा, आपको जो पीछे का रिवीजन है वो भी होता रहेगा, उसमें भी आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है। अब देखिए फाइनली हम टॉपिक पे आ जाते हैं। टॉपिक है आपका उपनिवेशवाद का वित्तीय चरण। अब जैसा मैं आपसे पहले जो इसके जो 2 चरण मैंने पीछे आपके साथ डिस्कस किए हैं उसमें जैसा हम चले हैं यहाँ भी हम लोग ऐसा ही चलेंगे ना। अब देखिए ये जो आपका उपनिवेशवाद का वित्तीय चरण है, ठीक है, अब इसको हेडिंग में बना लेते हैं एक बार, है ना, ताकि आपको कोई दिक्कत ना हो।
फिर देखते हैं कि इसमें हम लोग इस कैसे व्यवहार कर सकते हैं। फाइनेंशियल फेस ऑफ कोलोनियलिज्म, उपनिवेशवाद का वित्तीय चरण। अब इसमें हम लोग, ये बन गया मान लीजिए हमारा हेडिंग, और मैंने आपको बताया कि उपनिवेशवाद का अंतिम चरण के रूप में आपको डिस्कस करना है। अंतिम चरण है तो इसके प्रभाव व्यापक होंगे, ठीक है। और इसका जो टाइम पीरियड है आपको लेके चलना है 1858 से लेकर के आप इसको 1947 तक लेके चलोगे। इसने जो आपका काम किया 1858 से 1947 तक आपने काम किया, ठीक है। अब देखिए इसको हम लोग प्रारंभ कैसे करेंगे। प्रारंभ का मतलब ये है कि अगर हम इसको सेपरेट वे में डिस्कस नहीं कर सकते, इसका एक प्रॉपर लिंकेज आपको बनाना पड़ेगा। किसके साथ? इसका प्रॉपर लिंकेज आपको बनाना पड़ेगा जो आपका उपनिवेशवाद का औद्योगिक चरण है, यानी कि इंडस्ट्रियल फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म जो आपका है, उसके साथ ही इसको आपको जोड़ के चलना पड़ेगा। और मैंने आपको ये बताया कि जो उपनिवेशवाद का औद्योगिक चरण है उसमें रिगार्डिंग इंडिया जो आपके ब्रिटिशर्स हैं जो भी अपनी पॉलिसीज़ बनाते हैं, उन तमाम प्रकार की जो पॉलिसीज़ है उन पर प्रभाव किसका रहता है? औद्योगिक क्रांति का। तो औद्योगिक क्रांति होने के बाद, है ना, जिन जिन मूल्यों की उन्होंने आवश्यकता महसूस की, उसी आधार पर उन्होंने अलग अलग प्रकार की जो नीतियां हैं उनको बनाया और उनका इम्प्लीमेंटेशन भी कराया। अब इससे जोड़ने का मतलब ये है कि देखिए, जब आपका सक्सेस ऑफ इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, जब आप औद्योगिक क्रांति की कामयाबी दिखाओगे, तो औद्योगिक क्रांति की कामयाबी में क्या होगा कि ब्रिटेन में जो आपका कैपिटल है, जो आपकी पूंजी है, उसका एक्यूमुलेशन हो जाएगा, यानी कि पूंजी का संचय हो जाएगा। और ये तमाम बातें हमने औद्योगिक चरण में डिस्कस की थी कि वो तमाम जो एक यात्रा है कैसे पूरी हुई थी, है ना। यहाँ हम लोग यहाँ से जोड़ के चलेंगे इसको, है ना। मैंने बताया कि सेपरेट वे में लेकर नहीं चलना है, बल्कि इसको भी औद्योगिक क्रांति से ही लेके जोड़ के आपको चलना है। और जब मैंने औद्योगिक चरण वाला आपको बताया था, तो औद्योगिक चरण को मैंने कहाँ जोड़ा था? वाणिज्यिक चरण से मैंने जोड़ा था आपको। तो यहाँ पे जो आपका ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति हुई है, उसके होने के बाद, है ना, ब्रिटेन में कैपिटल का संचय हो जाता है, ब्रिटेन में कैपिटल का जो आपका एक्यूमुलेशन हो जाता है, पूंजी इकट्ठा हो जाती है ना। तो आधार हमारा यही रहेगा। आधार हमारा क्या रहेगा यहाँ पे कि एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल। एक तो आधार हमारा ये हो गया कि ब्रिटेन में जो है पूंजी का संचय हो गया है औद्योगिक क्रांति के बाद। और दूसरा आधार हमारा ये रहेगा यहाँ पे, जिसको हम लोग बहुत अच्छे से यहाँ पे कोट कर सकते हैं कि रिवोल्ट ऑफ 1857, 1857 का जो विद्रोह है, क्रांति मत कहिएगा इसको आप लोग। कई बार मैं देखता रहता हूँ कि कई बार कुछ लोग इसको क्रांति करके बोल देते हैं कि 1857 की क्रांति लेके नहीं चलेंगे, क्योंकि रिवोल्यूशन की डेफिनेशन थोड़ी अलग हो जाती है। ये 1857 का जो विद्रोह है, आप इसको ऐसे लेके चलें। यहाँ रिवोल्यूशन वर्ड का यूज ना करके आप लोग रिवोल्ट का यूज करें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो ये दो मेन आधार रहेंगे, है ना। अगर इनके अकॉर्डिंग अगर हम इनको एक्सप्लेन करें, यानी कि इसके पीछे, अब इससे क्या होगा, जब ये दो आपके सामने दो तरह की वैल्यूज मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है, इन वैल्यूज को कैसे टैकल किया जाएगा, है ना, वो तमाम प्रकार की बातें जो आप लोग डिस्कस करोगे, तो आपका फाइनेंशियल फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म में आ जाएगा। उपनिवेशवाद का जो आपका वित्तीय चरण है उसमें तमाम प्रकार की बातें आ जाएंगी, ठीक है। अब मैं इसको हटा देता हूँ क्योंकि ये तो बहुत बड़ा प्रभाव डालेगा, जैसा आप लोग समझ भी पा रहे होंगे। अब सबसे पहले एक चीज़ हमारे पास है कि ब्रिटेन में जो आपकी औद्योगिक क्रांति की सफलता है, तो औद्योगिक क्रांति की सक्सेस ने वहाँ पर कैपिटल का एक्यूमुलेशन कर दिया, पूंजी का संचय कर दिया। अब जब ये पूंजी का संचय हुआ वहाँ पे, तो उनके सामने एक चैलेंज आ गया। फिर एक बार उनके सामने चैलेंज आ गया। और चाहे तो आप इसको देखो, चाहे तो आप इसको चैलेंज कह लो, है ना, चाहे आप इसको उनकी नीड्स भी कह लो, आवश्यकता, दोनों तरह से आप दिखा सकते हो इसको। तो अब ये जो चैलेंज आया या जो आवश्यकता मैं आपको दिखा रहा हूँ, चुनौती, आवश्यकता, जो भी आप लेके चलें, चैलेंज ये आया कि भाई ये जो हमारे सामने अब कैपिटल का एक्यूमुलेशन हमारे पास हो गया है, अब इसको हम इन्वेस्ट कैसे करें,
है ना। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि ये जो आपका कैपिटलिज्म जो होता है, जो आपका पूंजीवाद होता है, तो पूंजीवाद में जैसा कि आप लोग जानते हैं भली भांति कि अधिक से अधिक लाभ कमाने पर बल दिया जाता है। कुछ इस प्रकार की नीतियां अपनाई जाती हैं जो आपके पूंजीवादी होते हैं उनको अधिक से अधिक लाभ दिला पाएँ। तो यहाँ पे भी वही फार्मूला काम करेगा, क्योंकि ये तो पूरा जो आपका कॉलोनियलिज्म है, इस पर जो आपका कैपिटलिज्म है, जो पूंजीवाद है, उसका पूरा पूरा प्रभाव है। अब जब यहाँ पे पूंजी का संचय हो गया तो उनके सामने एक चुनौती भी आ गई, या उन्होंने इसकी आवश्यकता महसूस की कि जो पूंजी, जो कैपिटल आज हमारे पास है, इस कैपिटल को हम लोग इन्वेस्ट कैसे करेंगे। क्योंकि इन्वेस्ट करेंगे तो क्या होगा, प्रॉफिट होगा। अब जब इन्वेस्ट करने की बात आई बच्चों, तो जब इन्वेस्ट करने की बात है तो इन्वेस्ट करने के लिए वो कहाँ बढ़े, वो अपनी कॉलोनीज की ओर बढ़े, वो अपनी उपनिवेशों की ओर बढ़े। और उसी में आपको किसको डिस्कस करना है, भारत को डिस्कस करना है। ठीक है, तो इस मनी को जो आपका एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल हुआ है, इसको इन्वेस्ट करने के लिए उन्होंने कॉलोनियों का रुख किया, वो अपने उपनिवेशों की ओर बढ़ते हैं। और इसी में हमारा कॉलोनी जो है, इसका रेफरेंस हमारा क्या होगा, भारत होगा। ठीक है, अब देखिए, मान लीजिए यहाँ इंडिया हमने बना लिया। ठीक है, अब देखिए ये जो आपका मनी है, इसको अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, यानी कि इसका निवेश अगर वो करना चाहते हैं, तो निवेश करने के प्रोसेस में उनका मोटिव क्या रहेगा कि प्रॉफिट हो अधिक से अधिक। प्रॉफिट क्या हो आपका, अधिक से अधिक क्या हो आपका, प्रॉफिट हो। ठीक है, अब जब ये प्रॉफिट अधिक से अधिक होगा, इसके लिए एक आवश्यकता थी कि जो आपका लेबर है, जो आपका लेबर है, वो लेबर क्या हो आपका, कम से कम हो, है ना। लेबर इन द सेंस, मतलब आप लेबर मत लिखो, या लेबर के रिगार्डिंग में, हाँ लेबर मत लिखो आप लोग, क्योंकि वो तो फिर मैन पावर से आपका जुड़ जाएगा। आप वेजेस लेके चलो, ये क्या हो आपका, कम से कम हो। यानी कि लाभ अगर अधिक कमाना था तो उनका फार्मूला यहाँ पे ये बन रहा था कि हम अपनी पूंजी को वहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे जहाँ, मतलब हमारा उद्देश्य तो ये रहेगा कि अधिक से अधिक लाभ हमें मिल जाए। लेकिन उसके लिए क्या होगा, उन्होंने जो मुख्य आवश्यकता महसूस की वो ये थी, जो उनकी बेसिक या मेन जो इनकी नेसेसिटी थी वो ये थी कि भाई जहाँ श्रम सस्ता हो, जहाँ क्या हो, श्रम सस्ता हो। तो श्रम सस्ता कहाँ था उस समय, जो आपके उपनिवेश हैं, उपनिवेशों में जो है श्रम क्या था आपका, सस्ता था। तो ये फार्मूला अपनाया गया कि ये जो पूंजी का संचय हुआ है, इस पूंजी के संचय को हम लोग आप क्या करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, और इन्वेस्ट करके इससे क्या करेंगे, मनी को रिटर्न वे में लेके आएंगे, है ना, इन द फॉर्म ऑफ प्रॉफिट। और ये तभी संभव हो पाएगा जहाँ हमें श्रम सस्ता मिले। तो श्रम इनको कहाँ पे सस्ता मिला, श्रम इनको सस्ता कहाँ मिला, कॉलोनीज के अंदर मिला, उपनिवेशों के अंदर मिला। तो ये फार्मूला रहेगा इस फेस को डिस्कस करने का कि जो आपका फाइनेंशियल फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म है। आ रही बात आपकी समझ में। अब देखो इन्होंने इसके, ये तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स भी हो जाता है, आप इसको थोड़ा अच्छे से समझना। अभी तो मैंने इसको ही मुझे अभी डिफाइन करना है, जैसे मैंने आपके सामने बताया वैसे ही आपको लेके भी चलना है। अब देखो आगे बढ़ते हैं, इसमें आगे क्या है, आगे इस बात को हम कैसे आगे बढ़ाएंगे कि ये जो आपका इन्वेस्टमेंट हुआ उस समय, आप एक बार देखिएगा, ये जो आपका इन्वेस्टमेंट उस समय हुआ, ठीक है, ये हुआ आपका इन द फॉर्म ऑफ रेलवे, हालांकि रेलवेज का इंट्रोडक्शन आपका क्या हो गया था, 1853 में भी हो गया था, क्योंकि रेलवेज का इंट्रोडक्शन जो हुआ था 1853 से काम कर रहा है। लेकिन उसके जो व्यापक रिजल्ट हैं, है ना, यानी कि उसके जो आपके बहुत अच्छे जो रिजल्ट आपको मिलेंगे वो आपको यहाँ पे आप जोड़ने होते हैं, इन द फॉर्म ऑफ रेलवेज। और दूसरा देखिए, इन द फॉर्म ऑफ रोड्स एंड ब्रिजेस। ठीक है, या आप ऐसे लिख सकते हो कि इन द फॉर्म ऑफ कैनाल्स, इन द फॉर्म ऑफ कैनाल्स, या आप ऐसे भी लिख सकते हो इन द फॉर्म ऑफ बैंकिंग एटसेट्रा। ये आपको लेके चलना है।
ठीक। और जैसा मैंने पहले आपको बताया कि अगर आप इसमें कंटेंट को बढ़ा दोगे तो आपका जो एक शब्द सीमा आपकी प्रभावित हो जाएगी। तो ये काम आपका रहेगा कि आपको यहाँ से सिलेक्शन चीज़ों का कैसे करना है कि कौन कौन सी चीज़ें हम उठा सकते हैं। कि मान लीजिए इन्वेस्ट करने की बात को आप लिखोगे, है ना, तो आप रेलवेज या रोड्स ब्रिजेज आप दिखा के एक्सट्रैक्टर आदि लगा के छोड़ दो, वो समझ जाएगा कि बंदा क्या कहना चाह रहा है, कि स्टूडेंट क्या कहना चाहता है, वो आराम से इन बातों को समझ जाएगा। तो इन्वेस्टमेंट जो किया गया मनी का, वो इस तरह से किया गया कि रेलवेज में किया गया, है ना, सड़कें बनाने में किया गया, पुल बनाने में किया गया, यानी नहरें खुदवाने में किया गया, बैंकिंग स्ट्रक्चर या इस तरह से जो इन्वेस्टमेंट पूरा किया गया। अब देखिए इस पे क्या था, जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो इन्वेस्टमेंट किया गया है, ये कौन सी कैपिटल का किया गया है। ये कैपिटल जो आपकी पूंजी है, ये पूंजी कौन सी है, ये पूंजी आपकी कौन सी है, ये पूंजी वो है जो ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति की सफलता के बाद पैदा हुई। यानी कि आप सीधा कह सकते हो कि जो आपके कैपिटलिस्टिक हैं, जो आपके पूंजीवादी हैं, ये जो पूंजीवादियों की या जो पूंजीपति हैं, ये उनकी पूंजी है। और इस पूंजी को अब उपनिवेशों में इन्वेस्टमेंट किया गया, किस फॉर्म में किया गया वो मैंने आपको बता दिया है। और इन सबसे क्या होगा, प्रॉफिट जो आपका लाभ है, लाभ को लिया जाएगा, लाभ को लिया जाएगा। जैसे मैं आपको बताना चाहूँगा एक एग्जांपल यहाँ पे, कि जब उस समय भारत में रेलवे का इंट्रोडक्शन हुआ और रेलवे की फॉर्म में जो ये आपके कैपिटल है, इसको इन्वेस्टमेंट किया गया, तो ब्रिटेन की तुलना में भारत में क्या हुआ, 15 गुना अधिक पैसा ज़्यादा लगा, है ना। तो 15 गुना अधिक पैसा ज़्यादा लगा और कम समय में रेलवे को, भारत में रेलवे का जाल बिछाया गया, जल्दबाजी बहुत ज़्यादा की गई। उसका तात्पर्य यह था कि जो आपका उपनिवेशवाद का जो मैं आपको औद्योगिक चरण में आपको पढ़ा रहा था, उसमें ब्रिटेन में जो उद्योग धंधे स्थापित हुए हैं और उनके अंदर की जो आपकी मैन्युफैक्चर्ड गुड है, जो उत्पादित वस्तु है, उसको भारत के आंतरिक भागों में पहुँचाने की बात चल रही थी। और जब तक वो वस्तु भारत के आंतरिक भागों में नहीं जाएगी, तब तक वो ब्रिटेन में जो आपकी औद्योगिक क्रांति है ना, वो एक सक्सेस की ओर नहीं बढ़ेगी। तो ये जो आपका रेलवे का जो भारत में जाल बिछाया गया, इस जाल बिछाने में जल्दबाजी बहुत ज़्यादा की गई और पैसा ब्रिटेन की तुलना में भारत में जो लगा वो अधिक लगा उस समय, और उतना ही प्रॉफिट, आपको ये पता होगा, उतना ही प्रॉफिट की बात करेंगे, है ना, उतना ही प्रॉफिट भी मिलेगा। हालांकि जो रेलवे है वो प्रारंभिक समय में घाटे में चली, लेकिन घाटे में चलने के बाद भी जिन पूंजीपतियों का पैसा लगा था, उन पूंजीपतियों को बराबर मात्रा में लाभांश दिया जाता रहा, क्योंकि गारंटी दी गई थी कि जिन लोगों की कैपिटल को हम लोग इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और जिस तरीके से उनको प्रॉफिट मिलने की बात हो रही है, उसी वे में उनको प्रॉफिट मिलता रहेगा, चाहे पर्टिकुलर जो सेक्टर है वो घाटे में ही क्यों ना जाए। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि ये जो आपके रोड्स हैं या आपके पुल हैं या कैनाल्स हैं, इनमें से आप एक बात देखो कि जिस तरह से उन्होंने इस पूंजी को भारत में इन्वेस्ट किया, तो इससे क्या हो रहा है, इससे औद्योगिक क्रांति को भी फायदा मिल रहा है। तो मैंने पहले ही बताया कि ये जो आपका वित्तीय चरण है, ये अपने साथ साथ औद्योगिक चरण को भी लेके चलता है, ये अपने साथ साथ औद्योगिक चरण को भी लेके चलेगा, क्योंकि जिस तरह से इन्वेस्टमेंट हुआ तो उसका जो प्रत्यक्ष लाभ है वो मिल तो किसको रहा है, ब्रिटिशर्स को मिल रहा है, बिल्कुल मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने क्या है, अपनी पूंजी को भारत में इन्वेस्ट किया है, उसको निवेश कर दिया है और उससे उनको प्रॉपर प्रॉफिट भी दिया जा रहा है। लेकिन इसका जो प्रत्यक्ष लाभ मिला ब्रिटिशर्स को मिला, और साथ ही साथ ब्रिटेन में जो औद्योगिक क्रांति को आप लोग जोड़ के चलोगे, ठीक है, वहाँ पर जो वस्तु का उत्पादन हो रहा है, रेलवे आ जाएगा, रोड्स बन जाएंगी, ये क्या है, ये फैसिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट है। ये क्या बच्चों, आपका फैसिलिटी ऑफ ट्रांसपोर्ट है, बैंकिंग भी आ गया है ना। तो जो वस्तुएं यहाँ पे मार्केट में, भारत के मार्केट में आकर के सेल हो रही हैं, कैसे होंगी वो मैंने कल आपको बता दिया है पिछले लेक्चर में। तो इन तमाम चीज़ों को तो फ़ायदा है, औद्योगिक क्रांति को भी मिल रहा है, यानी कि जो आपके ब्रिटिशर्स हैं वो ज़्यादा फ़ायदा ले रहे हैं इन चीज़ों का। लेकिन मैंने एक लेक्चर में आपको बताया था, रेलवे के बारे में मैंने आपसे बात की थी कि रेलवे का जो इंट्रोडक्शन उस समय हुआ और उसका डेवलपमेंट हुआ, उसका एक डायरेक्ट जो बेनिफिट मिला था वो ब्रिटिशर्स को मिला था। इनडायरेक्ट वे में आज हम तक उसका लाभ ले रहे हैं। तो इस तरह की ये क्या है, ये क्या आपके ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी है। जब ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी मिलेगी तो उससे क्या होगा कि ब्रिटेन की उद्योग धंधों में जो वस्तु बन रही है वो भारत के आंतरिक भागों में बहुत आसानी से पहुंच जाएगी। तो ये मोटिव भी यहाँ पे है। एक मेन मोटिव तो मैंने आपको बता दिया कि जब एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल हुआ तो उसको इन्वेस्ट करने की बात आई, उसको निवेश करने की बात आई। निवेश करने के क्रम में अपने उपनिवेशों की ओर बढ़ते हैं, और उपनिवेशों में जो निवेश किया गया वो किस तरीके से किया गया वो मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन इसके फ़ायदे भी साथ ही साथ मैंने आपको बता दिए कि इन तमाम चीज़ों का फ़ायदा जो उस समय हो रहा है, एक डायरेक्ट और बड़ा जो बेनिफिट मिल रहा है वो ब्रिटिशर्स को ही मिल रहा है।
दो तरह से मिल रहा है। एक तो लाभांश दिया जा रहा है उनको, जिन लोगों ने कैपिटल को इन्वेस्ट किया उनको लाभांश दिया जा रहा है, और साथ ही साथ जो औद्योगिक क्रांति है जो वहाँ उसके बाद जो उद्योग धंधे बने हैं, तो उद्योग धंधे जो वहाँ स्थापित हुए और उनमें जो मशीन के द्वारा वस्तु का उत्पादन हुआ, वो वस्तु भारत के आंतरिक भागों में ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी आ जाने से बहुत आसानी से पहुँच पा रही है, तो कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो ये मेन बात थी इसमें कि भाई इसको हम लोग प्रारंभ कैसे करेंगे। तो प्रारंभ करने का तरीका तो मैंने आपको बता दिया कि किस तरीके से आपको इसको लेके चलना। अब एक बात और देखो, अब जैसा कि मान लीजिए ये आपका फाइनेंशियल फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म है। अब इसमें हम इसको मोटिव तो हमने देख लिया है, दरअसल ये मैंने आपको बताया कि ये इसके डिस्कशन का लैंडमार्क है, यानी कि इसको आधार बना करके आप इसको डिस्कस कर सकते हो जो आपका एक्यूमुलेशन ऑफ कैपिटल है। अब दूसरा मैंने आपको बताया था कि जो आपका रिवोल्ट ऑफ 1857 है, 1857 का जो विद्रोह है, वो भी एक लैंडमार्क का काम करता है। लैंडमार्क का काम कैसे करेगा, जब आपका 1857 का विद्रोह होगा तो उसके बाद में ये जो आपके ब्रिटिशर्स हैं ये बहुत सारे चेंजेस करेंगे, और वो सारे के सारे जो चेंजेस आएंगे जिनको अभी हमें आगे डिस्कस करना है, वो आपके फाइनेंशियल फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म में ही डिस्कस किए जाते हैं। तो केवल आप लोग मोटिव याद रखो, और मोटिव के साथ साथ लैंडमार्क्स को आप लोग याद कर रखो कि किनको आधार बना करके आप डिस्कस कर सकते हो, और उसका कंक्लूजन भी आप दिखा दो कि निष्कर्ष कैसे आप उसका दिखा सकते हो। तो आप लोग इसके साथ जस्टिस कर पाओगे। मैं दरअसल ये कहना चाह रहा था कि आप लोग इसके साथ जस्टिस कर पाओगे। ठीक है, अब हम इसको क्या करते हैं, ये मोटिव हमने देख लिया, और मोटिव के साथ साथ हमने दो लैंडमार्क्स भी यहाँ पे उठा लिए हैं कि जिनको आधार बना करके हम लोग चीज़ों को डिस्कस करने अब जा रहे हैं। अब सबसे पहले आप एक बात देखो कि डिस्कस कैसे करते हैं चीज़ों को। इस फेस में आप ले आओ, ये जो आपका फाइनेंशियल फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म है, इसमें आप सबसे पहले आप लेके आओ, हमें डिस्कस क्या करना है, हमें इनकी पॉलिसीज़ को डिस्कस करना है, इनकी नीतियों को हमें डिस्कस करना है। तो अब एक बात देखो, इनकी इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या रही, इकोनॉमिक पॉलिसीज़ क्या रही। ठीक है, अब ये हमारा आधार हो गया, अब इसको हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब इसको भी आप 3 सेक्शन में बांट दो, मैं साथ साथ लेके चलूंगा चीज़ों को, 3 तरह से आप इसको दिखा सकते हो, है ना। अभी ये जो आपका इकोनॉमिक पॉलिसीज है हम किस में देख रहे हैं, फाइनेंशियल फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म में, है ना। यहाँ पे क्या बना लेते हैं, इंडस्ट्रियल फेस, तुलनात्मक अध्ययन करके आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ क्या बना लेते हैं, मर्केंटाइल फेस, मर्केंटाइल फेस। तो देखिए यहाँ पे जो आर्थिक पॉलिसियों कैसे रहेंगी, आर्थिक पॉलिसी जो आपकी आर्थिक नीतियाँ हैं वो कैसे काम करेंगी, किनकी, ब्रिटिशर्स की। तो सबसे पहले तो मैंने आपको बताया यहाँ पे कि जो आपका मनी का एक्यूमुलेशन हुआ है, जो आपका मनी या कैपिटल का एक्यूमुलेशन हुआ है, उसको इन्वेस्ट किया गया। कैसे इन्वेस्ट किया गया वो मैंने आपको बता दिया, इन्वेस्ट किया गया। साथ ही साथ यहाँ पे जो भारत में अब क्या होगा, अब भारत में क्या होगा, ये भारत में क्या करेंगे, है ना, इंडस्ट्रियलाइजेशन करेंगे। यानी कि अब ये भारत में क्या करेंगे, भारत का औद्योगिकरण करेंगे। दो तरह से आपको इसको लेकर चलना है कि जो आपकी आर्थिक नीतियाँ उस समय रहीं, किसमें, फाइनेंशियल फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म में, जो एक मनी का, कैपिटल का एक्यूमुलेशन हुआ है उसको भारत में इन्वेस्ट किया गया। और भारत में जब इन्वेस्ट किया गया तो मैंने आपको बता दें कि इन्वेस्ट करने के पीछे उनके मोटिव क्या थे, प्रॉफिट अधिक से अधिक हो, और हमें क्या मिले, लाभांश की भी बात हमने तमाम प्रकार की बातें कर ली हैं, और किस किस सेक्टर में कैसे उस कैपिटल को इन्वेस्ट किया गया वो भी मैंने आपको बता दिया। तो एक तो आपको यही लिखना होता है, ठीक है, कि कैपिटल को इन्वेस्ट कैसे किया गया। दूसरी बात एक ये है, यहाँ पे एक नयापन ये आ रहा है कि जो उपनिवेशवाद का आपका वित्तीय चरण है, इसमें पहली बार ये देखा गया कि जो आपका भारत है, भारत में क्या होगा, औद्योगिकरण होगा। भारत में क्या होगा, आपका औद्योगिकरण होगा। जबकि अगर आप इसी बात को, मैंने इसकी वजह से लिखा, जब आप इसी बात को यहाँ पे जोड़ के चलोगे तो जो आपका इंडस्ट्रियल फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म है, जो आपका उपनिवेशवाद का औद्योगिक चरण है, उसमें भारत का क्या हुआ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ। उसमें भारत का क्या हुआ, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ, यानी कि उसमें भारत का वी औद्योगिकरण हुआ। और यहाँ पे क्या हुआ, जो आपका मर्केंटाइल फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म है, इसमें क्या हुआ, उन्होंने भारत से अधिक लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन किया, अधिक से अधिक लैंड रेवेन्यू का कलेक्शन किया। कंपैरेटिव स्टडी कराने का मतलब ये है मेरा, स्टूडेंट्स, यहाँ पे मेरा मोटिव यहाँ पे ये है कि आप इन चीज़ों को समझो। इससे थोड़ा परेशानी तो कई बार हो जाती है कि इतनी सारी चीज़ें एक साथ लेके चलना, लेकिन इससे क्या हो जाता है कि प्रॉपर आपके माइंड में सिनॉप्सिस बनते रहेंगे। खाली मैं इसको डिस्कस करके आपको छोड़ सकता था,
दो चीज़ों का आपको लेके चलना है कि जो आपका उपनिवेशवाद का वित्तीय चरण है उसमें ब्रिटिशर्स का इकोनॉमिक बिहेवियर कैसा रहा, आर्थिक व्यवहार कैसा रहा। आर्थिक व्यवहार में दो बातें आपको लेके चलनी है कि उस कैपिटल को भारत में इन्वेस्ट किया गया जो कैपिटल ब्रिटेन में औद्योगिक क्रांति के बाद पैदा हुई। दूसरा साथ ही साथ एक नयापन यहाँ पे अब ये आया कि अब भारत में क्या है, अब भारत में क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे भारत का औद्योगिकरण हो रहा है, यानी कि जो आपकी इंडिया में मॉडर्न इंडस्ट्रीज हैं, है ना, जो आपके आधुनिक उद्योग धंधे हैं उनको स्थापित करने की बात हो रही है। ये एक नयापन था। जबकि आप इस बात को, इस वाले फैक्ट को अगर आप इनके साथ जोड़ के चलोगे तो जो आपका उपनिवेशवाद का औद्योगिक चरण है तो वहाँ पे हमने ये देखा कि दो चीज़ हमने देखी कि ब्रिटेन में क्या हो रही है, औद्योगिक क्रांति हो रही है। और ब्रिटेन में जब आपकी औद्योगिक क्रांति हुई वहाँ पे जो वस्तु बनी उस वस्तुओं को भारत के बाजार में ला करके बेचा गया। और जब उस वस्तु को भारत के बाजार में ला करके बेचा गया तो भारत के जो परंपरागत उद्योग थे उनमें जो वस्तु बन रही थी वो भारत के मार्केट से बाहर होगी। कैसे बाहर होगी मैंने आपको समझा दिया था। तो उससे क्या देखा गया, ब्रिटेन में तो औद्योगिकरण आ रहा था और भारत में क्या आ रहा था, औद्योगिकरण, डी इंडस्ट्रियलाइजेशन आ रहा था। तो ये इसका बहुत बड़ा नकारात्मक प्रभाव था, यानी कि इसको हम कोई रिफॉर्म नहीं मान के चलेंगे। और जो आपका मर्केंटाइल फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म जो आपका है तो उसमें इन्होंने बल किस पर दिया, अधिक से अधिक भू राजस्व कमाने पर। अब देखो कहानी क्या है, कहानी ये तुलनात्मक अध्ययन की कि यहाँ पे जो आपका भू राजस्व की वसूली की गई, आप चाहे स्थायी बंदोबस्त को आप लेके चलोगे यहाँ पे, और यहाँ पे आप किसको लेके चलोगे, यहाँ पे आपका वो आ जाएगा रैयतवाड़ी और महलवाड़ी आपका आ जाएगा। तो अगर आप तीनों को जोड़ के भी चलोगे एक साथ, चाहे आपका स्थायी बंदोबस्त हो, चाहे आपका रैयतवाड़ी व्यवस्था हो या चाहे आपका महलवाड़ी व्यवस्था हो, उससे क्या हुआ कि जो लोग भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में लगे हुए थे उनका ज़बरदस्त शोषण हुआ, ज़बरदस्त शोषण हुआ। तो एक तरफ तो यहाँ पे भारत में औद्योगिकरण आ रहा है, साथ ही साथ रैयतवाड़ी महलवाड़ी व्यवस्था के माध्यम से जो भी आर्थिक गतिविधियों में लोग लगे हुए हैं या एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में लोग लगे हुए हैं उनका ज़बरदस्त शोषण हुआ। कितनी बड़ी मार आप देख रहे हो। यहाँ पे भी जो आपका भू राजस्व की वसूली है उसके क्रम में जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ हैं उनमें जो लोग लगे हुए उनका ज़बरदस्त शोषण हुआ। लेकिन यहाँ पे एक नई बात आ गई कि यहाँ पे जो आपका वित्तीय चरण है उसमें मॉडर्न इंडस्ट्रीज को इंडिया में स्टैब्लिश करने की बात हो रही है, आधुनिक उद्योग धंधों को भारत में स्थापित करने की बात हो रही है जो मशीन पर आधारित कार्य करेंगे। ऐसा इसलिए उस समय हुआ क्योंकि ये सब क्या था, मैं आपको एक बात बता दूं, थोड़ा आपको अटपटी लगेगी कि जो भी रिफॉर्म्स मैं अभी आपके सामने दिखाऊंगा तो हर रिफॉर्म्स में हम ये बात करेंगे कि उसका बेनिफिट क्या है, डायरेक्ट किसको मिलेगा, इनडायरेक्ट किसको मिलेगा, यानी कि उसके पीछे का रियल मोटिव क्या था। यहाँ पे जो मॉडर्न इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करने की बात हो रही है उसमें सीधा सीधा बात यह था कि इंडिया में जो नेशनलिज्म पनप रहा है, भारत में जो राष्ट्रवाद पनप रहा है, उस राष्ट्रवाद को सेटिस्फाइड करने के लिए, केवल उस राष्ट्रवाद को सेटिस्फाइड करने के लिए। क्योंकि अगर मान लीजिए मैं इसको डेप्थ में लेके जाऊं तो आपको हिस्टोरियन के बहुत सारे सेक्शंस आपको मिलेंगे जो इस बात को बिल्कुल नकारते हैं कि भाई ब्रिटिशर्स ये क्लेम कर रहे हैं कि अभी जो फाइनेंशियल फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म है इसमें जो इंडिया में मॉडर्न इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करने की बात हो रही है इसके पीछे ब्रिटिशर्स का कोई रोल नहीं है। वो इंडियंस का रोल गिनाने की बात करते हैं तो बहुत सारे कंट्रोवर्शियल इश्यूज आपके सामने आ जाएंगे। लेकिन आप सीधा सीधा समझो कि ये जो आधुनिक उद्योग धंधे स्थापित करने की बात हो रही है उपनिवेशवाद के वित्तीय चरण में, ये केवल और केवल भारतीय राष्ट्रवाद का प्रभाव था। भारतीयों की राष्ट्रवादी भावनाओं को, उनके जो सेंटिमेंट्स हैं, उन तमाम चीज़ों को सेटिस्फाइड करने के लिए मॉडर्न इंडस्ट्रीज को इस्टेब्लिश करने की बात हो रही है। तो एक बात ये स्पष्ट हो गई कि उपनिवेशवाद का जो आपका वित्तीय चरण है, तो उपनिवेशवाद के वित्तीय चरण में जो आपके ब्रिटिशर्स हैं उनका आर्थिक व्यवहार कैसा रहेगा, दो तरह से आपको दिखाना है, पूंजी का निवेश और आधुनिक उद्योग धंधों को भारत में स्थापित करने पर कार्य किया गया। और इसका तुलनात्मक अध्ययन करके मैंने आपको दिखा दिया कि इसको आप जोड़ोगे कैसे, है ना। थोड़ा यहाँ पे कठिनाई जरूर आपको वही होगी, मैं समझ रहा हूँ, लेकिन ये चीज़ें थोड़ा ज़रूरी होती हैं। अब देखो इसमें एक चीज़ और देखो, ऐसी चीज़ों को आगे बढ़ाते रहो। अब इसमें हम देखेंगे पॉलिटिकल पॉलिसीज, यानी कि उनकी जो राजनीतिक परिदृश्य के संबंधी जो नीतियां रहेंगी वो कैसे रहेंगी। यहाँ पे थोड़ा समझने की बात है। मैं इसको भी तीन तरह से आपको समझाऊंगा। ये तो आपका फाइनेंशियल में हो जाएगा,
थोड़ा कोशिश करना समझने की, क्योंकि ये जो अध्ययन है ये यूपीएससी में थोड़ा ये काम करना पड़ता है। यूपीएससी में अगर आप प्रॉपर कनेक्टिविटी नहीं बनाओगे, सेपरेट वे में अगर चीज़ों को पढ़ते रहोगे तो उसका मज़ा नहीं आता, क्योंकि क्वेश्चन जो एग्जाम में आता है वो इसी चीज़ की डिमांड करता है कि आपकी स्टडी कितनी प्रॉपर जो है कनेक्टिविटी के पर आधारित है। ठीक है, 3 तरह से इसको मैं आपको लेके चलूँगा। देखो मैं आपको यहाँ पे क्या बता रहा हूँ, यहाँ पे कहानी काफ़ी बदल गई है। देखिए कैसे समझेंगे कि जो आपका फाइनेंशियल फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म है, इसमें मैंने एक लैंडमार्क आपको क्या दिया था, इसमें मैंने कहा था कि जो आपका 1857 का रिवोल्ट है, तो 1857 का रिवोल्ट जो है एक लैंडमार्क के रूप में काम करता है, मतलब इसको आप आधार बना सकते हो इस चरण को डिस्कस करने के क्रम में। अब 1857 का जो आपका रिवोल्ट हुआ उस समय, उसके बाद ये जो आपके ब्रिटिशर्स हैं इन्होंने कैलकुलेशन की। इन्होंने कैलकुलेशन ये की कि जो आपका इंडिया है उसको 2 तरह से सेपरेट किया। एक तो ऐसे एरियाज में सेपरेट किया कि जहां पर उनका डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल इस्टेब्लिश था। एक ऐसे सेपरेट किया इंडिया को, एक ऐसे एरियाज में सेपरेट किया कि जहां पर उनका इनडायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल इस्टेब्लिश था। अब उन्होंने ये पाया कि देखिए 1857 के रिवोल्ट में क्या हुआ कि रिवोल्ट में वो लोग बहुत आगे बढ़ के काम किए, है ना, उन क्षेत्रों के लोग बहुत आगे बढ़ के काम किए जहां पर हम लोगों का डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल इस्टेब्लिश था। ठीक है, और वो लोग एकदम न्यूट्रल बने रहे जहां पर हमारा इनडायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल इस्टेब्लिश था, या जहां के पॉलिटिकल स्फीयर में हमने इंटरफेयर ही नहीं किया। यहाँ बड़ी मज़ेदार कैलकुलेशन ये आ जाती है। आप चीज़ों को समझो कि जो आपका फाइनेंशियल फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म है, ठीक है, इसमें जो पॉलिटिकल पॉलिसीज़ को कैसे अपनाएंगे, वो उनका राजनीतिक व्यवहार कैसा होगा, तो राजनीतिक व्यवहार को अपनाने के लिए उन्होंने भारतीय क्षेत्रों को 2 भागों में बांट दिया। एक ऐसे क्षेत्रों में बांटा जहां पर उनका क्या था, प्रत्यक्ष और राजनीतिक नियंत्रण स्थापित था। एक ऐसे क्षेत्रों में बांटा जहां पर उनका अप्रत्यक्ष और राजनीतिक नियंत्रण स्थापित था। तो उन्होंने ये पाया कि जब 1857 का रिवोल्ट हुआ, तो जैसे 1857 का रिवोल्ट आपका आता है, तो उस रिवोल्ट में उन क्षेत्रों ने बहुत आगे बढ़ के काम किया जहां पर हमारा प्रत्यक्ष और राजनीतिक नियंत्रण स्थापित था। और उन क्षेत्रों, वो क्षेत्र क्या बने रहे, एकदम न्यूट्रल बने रहे जहां पर हमारा अप्रत्यक्ष और राजनीतिक नियंत्रण स्थापित था, या जहां के पॉलिटिकल स्फीयर में हमने इंटरफेयर ही नहीं किया। तो अब इन्होंने क्या कहा, अब इन्होंने कहा कि फाइनेंशियल फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म जो आपका उपनिवेशवाद का वित्तीय चरण है, इसमें ब्रिटिशर्स का बिहेवियर ये रहेगा इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पॉलिसीज कि वो लोग ये करेंगे कि ठीक है भाई, अब हमें क्या करना है कि बिल्कुल न्यूट्रल बना रहना, यानी कि इंडियंस के जो पॉलिटिकल अफेयर्स हैं, तो इंडियंस के पॉलिटिकल अफेयर्स में अब हम लोग क्या करेंगे, डायरेक्टली इंटरफेयर करने की कोई बात नहीं करेंगे। यानी कि जो आपके भारतीय क्षेत्र हैं, भारतीय क्षेत्रों पर अपना प्रत्यक्ष और राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करने की जो बात है उससे पीछे हटने की बात करते हैं। और यहाँ पे जो रोल मैंने आपको दिखाया, रोल किसका दिखाया, रोल आपको दिखाया 1857 के रिवोल्ट का। तो इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है यहाँ पे कि अब उनका पॉलिटिकल बिहेवियर कैसे काम करेगा। अब वो ये काम करेंगे कि हमें भारतीय क्षेत्रों पर डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल अपना इस्टेब्लिश नहीं करना है, क्योंकि इसका नुकसान हमें हुआ, कहाँ पे हुआ, इन द फॉर्म ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857, है ना। तो कोशिश ये की जाएगी अब कि पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से क्या बने रहें, न्यूट्रल बने रहें, एकदम क्या बने रहे, न्यूट्रल बने रहे। लेकिन जब आप यहाँ पे आओगे, यहाँ का मतलब क्या हो गया बच्चों, यहाँ का मतलब हो गया कि जो आपका औद्योगिक चरण है, तो औद्योगिक चरण में क्या का, औद्योगिक चरण जो आपका है, ठीक है, उसमें क्या हुआ, उसमें जो इनकी पॉलिटिकल पॉलिसीज हैं, जोड़ के पढ़ा रहा हूँ, जो इनकी पॉलिटिकल पॉलिसीज हैं, तो उसमें क्या हुआ, इन्होंने पॉलिसी ऑफ अनेक्सेशन को अपनाया, यानी कि विलय की नीति को अपनाया। कोशिश ये की गई कि जहां तक अधिक से अधिक संभव हो सके भारतीय क्षेत्रों को, है ना, पार्ट ऑफ द ईस्ट इंडिया कंपनी बनाओ और उन पर अपना डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल इस्टेब्लिश करो। ये क्या था आपका इंडस्ट्रियल फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म, ये पॉलिसी वहाँ पे अपनाई गई।
यहाँ का मैंने समझा दिया। और जब इसी बात को आप कहाँ लेके आओगे, मर्केंटाइल फेस में आप लेके आओगे, तो जो आपका मर्केंटाइल फेस है उसमें ये कहा गया कि देखिए, उसमें ये कहा गया, ये कोशिश की गई कि हमें भारतीय क्षेत्रों पर जो आपके इंडियन स्टेट्स हैं, इन इंडियन स्टेट्स पर अपना डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल इस्टेब्लिश नहीं करना है। मतलब ये कहा गया है कि जो आपका उपनिवेशवाद का जो सबसे पहला फेस है, वाणिज्यिक चरण, उसमें कहा गया कि हमें जहाँ तक संभव हो सके इस बात को टालना है कि हम भारतीय क्षेत्रों पर अपना डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल इस्टेब्लिश करें। हालांकि उसके बाद भी आप बंगाल की विजय पढ़ते हो, है ना, मैसूर का आप कॉन्सर्ट पढ़ते हो, लेकिन ये तमाम प्रकार की चीज़ें क्या उठी थी, रैंडमली उठ के आई थी और जिनका फ़ायदा अंग्रेज़ों ने उठा लिया। लेकिन पॉलिसी ऑफ अनेक्सेशन को कहाँ पे अपनाया गया, इन द इंडस्ट्रियल फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म। और जो आपका फाइनेंशियल फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म जो आपका है, उसकी बात मैंने आपको बता दी है कि 1857 के रिवोल्ट ने एक लैंडमार्क का काम किया। उन्होंने कहा कि नहीं भाई, अब हम क्या करेंगे, पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूट्रल बने रहेंगे। अब हमें इंडिया जो आपका जो भारतीय क्षेत्र हैं, भारतीय क्षेत्रों पर या इंडियन स्टेट्स पर हमें अपना डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल इस्टेब्लिश नहीं करना है। तो ये थी उनकी क्या थी, पॉलिटिकल पॉलिसीज। इस तरीके से वो काम करेंगे, जो उनका आपका क्या होगा, ये राजनीतिक जो आपकी क्या होंगी, नीतियाँ होंगी। अब इसमें एक बात और मैं यहाँ जोड़ना चाहूँगा, एक बात और इसमें आप जोड़ो। दूसरी बात एक ही है, देखिए कि यहाँ पे जो आपका एक्ट ऑफ 1858 है, जो आपका 1858 का अधिनियम है, वो भी एक रोल प्ले करेगा। रोल कैसे प्ले करेगा, क्योंकि ये भी तो एक चेंज है। चेंज कैसे है, क्योंकि तभी तो ये सारी चीज़ें काम करेंगी कि जो अब आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, जो आपका गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया है, वो क्या कहलाएगा, आपका वायसराय ऑफ इंडिया कहलाएगा, वायसराय ऑफ इंडिया कहलाएगा, ठीक है। और असल में जो वायसराय ऑफ इंडिया है, ही वाज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। ये भारत में ब्रिटिश क्राउन का क्या है, प्रतिनिधि हैं, है ना। तो 1858 के अधिनियम ने भी यहाँ पे आप उसको जोड़ सकते हो कि 1858 के अधिनियम के माध्यम से भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का रूल समाप्त कर दिया गया और गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया को क्या कहा गया, वायसराय ऑफ इंडिया। एक नया टर्म्स आपके सामने आ गया, ठीक है। और ये जो आपका वायसराय ऑफ इंडिया है, ये क्या था, ही वॉज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ ब्रिटिश क्राउन इन इंडिया। ये क्या था, भारत में ब्रिटिश क्राउन का प्रतिनिधि था। तो अब ये जो अपना व्यवहार करेगा, किस प्रकार की पॉलिटिकल पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना है, किस प्रकार की एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ को अडॉप्ट करना है, तो ये तमाम चीज़ें आपको जोड़ के चलनी हैं, है ना। मैंने थोड़ा इशारा यहाँ पे कर दिया है, मैंने थोड़ा जोड़ दिया है चीज़ों को। ये तमाम चीज़ें आपको लेके चलनी पड़ती हैं। लेकिन मेन बात यही है कि पॉलिटिकल पॉलिसीज़ में आपको ये देखना है, दो चीज़ें आप दिखा सकते हो यहाँ पे, आगे और भी मैं जोड़ के आपको दिखाऊंगा कि रोल ऑफ वायसराय, अब इसका रोल कैसा रहेगा, ठीक है। और जो आपके ब्रिटिशर्स हैं, है ना, वो आप क्या कह रहे हैं कि हमें पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से न्यूट्रल बन के रहना है। न्यूट्रल का मतलब क्या है कि अब हमें इंडियन स्टेट्स पर अपना जो डायरेक्ट पॉलिटिकल कंट्रोल इस्टेब्लिश करने की बात जो हम पहले से लेके आ रहे थे, यानी कि जो आपका पॉलिसी ऑफ एनेक्सेशन है, उसको अब त्यागना है, उसको छोड़ना है और हमें इंडियन स्टेट के साथ प्रॉपर कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है। क्या करना है, कम्युनिकेशन इस्टेब्लिश करना है। वो ये बात जान चुके थे कि जो आपका 1857 का जो रिवोल्ट हुआ है, ये जो इंडियंस हैं इनका डिससेटिस्फैक्शन है। अगर हमने इसको अभी टैकल नहीं किया तो इन फ्यूचर हमको इससे बड़ा एक जो विद्रोह है या इससे बड़ा जो डिससेटिस्फैक्शन होगा उसका सामना करना पड़ जाएगा। तो हमारे सामने अलग अलग प्रकार की चुनौतियाँ आ सकती हैं, चैलेंजेस आ सकते हैं। तो लोग थोड़ा क्या हो गए, उन्होंने अपनी पॉलिसी को थोड़ा शिफ्ट कर दिया है ना। कभी तो आपको थोड़ा लिबरल दिखेंगे, है ना, कभी आपको थोड़ा स्ट्रिक्ट भी दिखेंगे यहाँ पे, लेकिन थोड़ा लिबरल ही आपको अभी लेके चलना है। तो ये बात थी आपकी जो पॉलिटिकल पॉलिसीज़ हैं, इसको आप लोग जोड़ के इसमें चल सकते हो कि किस तरह की जो आपकी पॉलिटिकल पॉलिसीज़ को एडॉप्ट किया गया, है ना। दो चीज़ों को यहाँ पर आप लोग दिखा सकते हो। अब हम आगे आते हैं। अब आगे हम इसमें क्या जोड़ सकते हैं, देखिए आगे हम इसमें जोड़ेंगे एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज, है ना।
यानी कि जो आपका प्रशासनिक जो एक व्यवहार है उसके संबंध में किस प्रकार की नीतियां अपनाएंगे। अब ये थोड़ा और भी मज़ेदार है, ये क्या है, थोड़ा और भी मज़ेदार है। और इसमें जो रोल है आपका 1857 के रिवोल्ट का तो रोल आपको दिखाना ही दिखाना है। साथ ही साथ आप लोग देख रहे हैं कि जो आपका फाइनेंशियल फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म है ये काम कहाँ से करता है, 1858 से लेकर के 1947 तक काम करता है। और 1858 से 1947 तक का अगर आप काम देखोगे तो उसमें आप लोग रोल ऑफ इंडियन नेशनलिज्म जब आप दिखाओगे, जब आप भारतीय राष्ट्रवाद का रोल आप दिखाओगे, तो ये जो आपके ब्रिटिशर्स हैं ये अपनी पॉलिसीज़ को अलग अलग प्रकार से क्या करेंगे, शिफ्ट करते चले जाएंगे, है ना। आप जानते हैं कि इस पीरियड में आपका क्या होगा। सबसे पहले तो आप बात देखते हैं कि 1885 देखिए, सबसे पहले क्या हुआ आपका 1857 का रिवोल्ट हुआ। और रिवोल्ट होने का मतलब क्या है कि रिवोल्ट होने का मतलब यहाँ पे ये है कि जब आप 1857 के रिवोल्ट के कॉजेस पढ़ते हो, जो आपके उसके कारण जब आप लोग पढ़ते हो, तो कारण में बहुत सारी चीज़ें आ जाती हैं। पॉलिटिकल रीजन आपका आ जाता है, इकोनॉमिकल रीजन आपका आ जाता है, सोशल या रिलीजियस रीजन आपका आ जाता है। इस तरह की बातें जब आप लोग करते हो तो वहाँ पे बहुत सारे आपको रीजन्स आपको दिखाई पड़ते हैं। तो मतलब ये कि इंडियंस का डिससेटिस्फैक्शन जो है वो केवल एक सेंटर से ही नहीं आ रहा है ना, और डिफरेंट डायरेक्शन से आ रहा है। और जब वो एक हो गया तो 1857 का रिवोल्ट आपके सामने आ गया। ठीक है, अब ये जो आपका 1857 का रिवोल्ट है ये क्या है, ये जैसे कि कुछ लोग कहते भी हैं इसको कि इट वाज द फर्स्ट चैप्टर ऑफ इंडियन नेशनलिज्म, कि ये भारतीय राष्ट्रवाद का क्या पहला पार्ट था। यहाँ पर भारतीयों ने राष्ट्रवाद को अब जाना, अब सीखना, जानने का प्रयास करेंगे, सीखने का प्रयास करेंगे, तो ये क्या होगा, आगे अपने प्रोग्रेसिव कंडीशन में काम करता रहेगा। लेटर ऑन क्या हुआ आपका 1885 में कांग्रेस की स्थापना होगी। और 1885 में कांग्रेस की स्थापना होने से पहले कुछ क्या हुआ था, रीजनल पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस बने थे, है ना। और उसके बाद आप देख रहे हैं कि ये चीज़ें, ये कहानी जब आप आगे बढ़ाते जाओगे, है ना, कांग्रेस में आप किसको पढ़ोगे, मॉडरेट्स को पढ़ोगे या एक्सट्रीमिस्ट को आप लोग पढ़ोगे या गांधीवाद को आप लोग डिस्कस करोगे, तो एक कंबाइंड फॉर्म में जो आपके सामने भारतीय राष्ट्रवाद का जो एक टॉपिक आएगा, तो भारतीय राष्ट्रवाद बहुत ज़्यादा प्रभावित करेगा इनको, किनको, ब्रिटिशर्स को। और इनको ये लगने लगा था कि ये जो आपका इंडियन नेशनलिज्म है, अगर ये हमको बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिवली अगर ये हमको इफेक्ट करेगा, प्रभावित करेगा व्यापक फलक पर, तो हमको इसका सामना करने में इसमें कोई संदेह नहीं कि दिक्कत नहीं होगी, बिल्कुल दिक्कत होगी। तो अब वो अपनी पॉलिसीज में क्या करेंगे, शिफ्ट करेंगे। अब यहाँ पे हमें क्या डिस्कस करना है कि एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसी। तो जो आपका ये वाला जो कॉन्सेप्ट है, इसको क्या है कि उन लोगों ने एक नया तरीका अपनाया। नए तरीके इन द सेंस, उन्होंने इंडियंस को गवर्नमेंट या गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन करने का मौका दिया, है ना। आप कैसे भी कह लो, गवर्नमेंट आप कह लो, है ना, या आप गवर्नमेंट के डेली रूटीन की बात करोगे, गवर्नेंस आ जाएगा, है ना। तो गवर्नमेंट या गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन करने का जो मौका दिया गया, वो कहाँ दिया गया, इन द फाइनेंशियल फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म। और इसका मतलब क्या था, इसका मतलब ये था, मैं आपको बता दूं कि वो भारतीयों को राजनीतिक या संवैधानिक अधिकारों के धरातल पर संपन्न नहीं करना चाहते थे। उनका मतलब ये था कि आप बहुत ही कंसाइज वे में या बहुत ही लिमिटेड वे में, आप कह लो बहुत ही लिमिटेड वे में, जो आपके इंडियंस हैं, इंडियंस को गवर्नमेंट या गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन करने का मौका दे दो। इससे क्या होगा, ये लोग सेटिस्फाइड होते चले जाएंगे। ये लोग सेटिस्फाइड होते चले जाएंगे। और जब ये लोग सेटिस्फाइड होते चले जाएंगे तो हमारे सामने चैलेंज नहीं आएगा, है? जैसे कि आप इसमें क्या गिनाओगे, देखिए 1868 में क्या हुआ, पुलिस एक्ट आया। 1861 में क्या आ गया, आपका पुलिस एक्ट आ गया। आप देखिए कैसे दिखाओगे कि जो एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ हैं उनमें क्या क्या बातें आप कर सकते हो। और इनका मोटिव जो मैंने आपको बताया, आपको वैसे लेके चलना, केवल हमें केवल एक बहुत ही लिमिटेड वे में सेटिस्फाइड करना था। ऐसा नहीं कि बहुत ही व्यापक फलक पर सरकार या सरकार के जो क्रियाकलाप हैं उनमें हमें पार्टिसिपेशन दिया जा रहा था, या ऐसा भी वो लोग नहीं सोच रहे थे कि हमको राजनीतिक व संवैधानिक धरातल पर अधिकारों के संदर्भ में संपन्न बनाना है, ऐसी कोई बात उनकी नहीं थी। देखिए 1861 में सबसे पहले आप लोग क्या दिखा सकते हो कि 1861 में क्या आया, आपका पुलिस एक्ट आया, जो आज तक काम कर रहा है। ठीक है, तो इस तरह के जो आपके मेजरमेंट हैं उनके द्वारा लिए जाएंगे। दूसरा आप लोग एक बात यहाँ दिखा सकते हो, देखिए क्या है
है ना, कि जो लॉर्ड मेयो हैं, है ना, वो फाइनेंशियल डिवोल्यूशन का फार्मूला लेकर के आएंगे। यानी कि जो हमारी इंडिया में जो फाइनेंशियल एक्टिविटीज़ हैं उसमें क्या होगा, उसमें इंडियंस को पार्टिसिपेट करने का मौका दिया जाएगा, ठीक है। या आपके जो लॉर्ड रिपन हैं, आपके जो क्या है, जो आपके लॉर्ड रिपन हैं, लॉर्ड रिपन क्या लेके आएंगे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फार्मूला लेकर के आएंगे, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फार्मूला लेकर के आएंगे, है ना। इसमें भी क्या था कि जो आपका निचला स्तर है, बिल्कुल, तो निचले सरकार का जो निचला स्तर है, तो निचले स्तर में क्या हो, इंडियंस को पार्टिसिपेट करने का मौका मिले, है, ताकि उनको लगे कि ठीक है, अभी हम भी पार्ट ऑफ द गवर्नमेंट बने हुए हैं। तो आपके जो लॉर्ड रिपन है वो क्या लेकर के आए हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का फार्मूला लेकर के आए। लॉर्ड मेयो क्या लेकर के आए, आपका फाइनेंशियल डिवोल्यूशन का फार्मूला लेकर के आए। और 1868 में क्या बना, आपका पुलिस एक्ट बना। अब यहाँ पे आ जाओ, है ना, आप यहाँ पे 1892 के एक्ट को भी डिस्कस कर सकते हो, क्योंकि 1892 का जो आपका एक्ट है उसको जो आपके कांग्रेस के मॉडरेट्स हैं उनको एक सक्सेस के तौर पर दिखाया गया है, उनकी सरकार के समक्ष एक कामयाबी के रूप में दिखाया गया कि जो आपका जो 1892 का जो आपका एक्ट है उसमें ये कहा गया था कि जो आपके वित्तीय मामलों से संबंधित जो आपके क्वेश्चंस होते हैं उनको लेजिस्लेचर में क्या है, जो आपके क्या बोलते हैं उसको, ये इंडियंस डिस्कस कर सकते हैं, भारतीय उसको क्या है, डिस्कस कर सकते हैं। तो 1892 में ये आपको जो है वित्तीय मामलों से संबंधित प्रश्न पूछने का अधिकार आपको दिया गया। तो ये क्या थे, ये हैं उनके एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हैं। जैसे कि 1858 में क्या आ गया, गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया क्या बना, आपका वायसराय ऑफ इंडिया बना। तो वायसराय प्लस इसकी जो काउंसिल है उसको आप लोग जोड़ सकते हो। ये भी उनका क्या था, एक एडमिनिस्ट्रेटिव मेजरमेंट था। ये भी क्या था, एक आप इसको प्रशासनिक सुधार कह लो, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं होगी, है ना। अब 1909 के एक्ट को आप दिखाओगे, 1909 का जो आपका एक्ट है इसको रिलेट करो किसके साथ, 1892 के एक्ट के साथ। यहाँ पर भारतीयों को वित्तीय मामलों पर प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, बट सप्लीमेंट्री क्वेश्चन आप लोग नहीं पूछ सकते थे। यहाँ पे वित्तीय संबंधी जो मामले हैं उन पर सप्लीमेंट्री क्वेश्चन पूछने का अधिकार भी आपको दे दिया गया। 19 के एक्ट को आप लोग लेके आ जाओ। 1919 का जो आपका एक्ट है उसमें आप लोग जानते ही हैं कि जो आपका स्टेट लेवल पर, जो आपका प्रोविंस लेवल पर क्या हुआ कि सेपरेशन ऑफ पावर दिखाया गया, है ना, सेपरेशन ऑफ पावर दिखाया गया, सब्जेक्ट को बांटा गया, या आप ये कह लो कि डुअल गवर्नमेंट को इस्टेब्लिश किया गया। तो वो भी क्या था, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म के रूप में आप इसको गिना सकते हो, या डिवोल्यूशन ऑफ पावर भी आप कह सकते हो, उसको कोई दिक्कत उसमें नहीं होगी। 1935 का एक्ट आप लेके आ जाओ। 1935 के एक्ट में क्या हुआ, एक बार फिर क्या हुआ, सेपरेशन ऑफ पावर हुआ। 3 लिस्ट आपको दिखाई देती हैं, है ना, आपके पास सेंट्रल लिस्ट होती है, स्टेट लिस्ट होती है, कॉन्करेंट लिस्ट भी आपके पास होती है। तो ये तमाम चीज़ें आप लोग इसमें गिना सकते हो कि जो आपका फाइनेंशियल फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म है, जो आपका उपनिवेशवाद का वित्तीय चरण है, इसमें प्रशासनिक नीतियाँ जो थी उनकी, उन्होंने कैसे काम किया। इकोनॉमिक पॉलिसीज मैंने डिस्कस की, पॉलिटिकल पॉलिसी को आपको कैसे लेकर चला वो मैंने डिस्कस कर लिया। अब मैं एडमिनिस्ट्रेटिव पॉलिसीज़ को आपके सामने डिस्कस कर रहा था। तो इतनी सारी चीज़ें आप लोग यहाँ पे दिखा सकते हो, कोई भी दिक्कत आपको नहीं होगी। और इनमें से अब आपको क्या उठाना है, आपको वो चीज़ें उठानी है जो ज़्यादा प्रभावशाली हों, वो चयन आपको करना पड़ेगा। टॉपिक पढ़ो, समझो, है ना। किसी भी आप टेक्स्ट बुक का भी रेफरेंस आप लोग ले सकते हो, टॉपिक को समझो, उसके बाद में इसको लिखो कि क्या मैटर इसमें रहेगा, कैसी चीज़ें इसमें रहेंगी, और तमाम चीज़ों पे काम आपको खुद करना है ना। मेरा उद्देश्य ये है कि भाई टॉपिक के संदर्भ में रिगार्डिंग टॉपिक आपका एक माइंड में सिनॉप्सिस डेवलप हो जाए कि किस तरीके से टॉपिक को समझा जाएगा, कैसे टॉपिक को लिखा जाएगा, ठीक है। अब आगे बढ़ जाओ। इसमें हर फेस के साथ आपको ऐसे ही काम करना, तभी आप जस्टिस कर पाओगे, और मैंने इसी तरीके पे पढ़ाया भी है, ठीक है। अब ये सोशल, अब उनका सोशल बिहेवियर भी आप लोग डिस्कस कर लो। अब सोशल बिहेवियर में आप लोग किसका रोल दिखाओगे, 1857 का रोल आप दिखा दो, कोई दिक्कत आपको नहीं होगा। आप लोग 1857 का रोल यहाँ पे आप दिखा दो। कैसे आप देखोगे, हुआ ये था कि उस समय कि जब आप 1857 के रिवोल्ट के रीजन्स डिस्कस करते हो, कारण जब आप लोग डिस्कस करते हो,
तो उसमें ये देखा गया था कि जैसे कि आपका एबोलिशन ऑफ सती आपका हुआ है ना, या एबोलिशन ऑफ जो आपका विडो रीमैरिज है उसको लाया गया है ना, या एबोलिशन ऑफ आपका क्या हुआ, स्लेवरी हुआ, दास प्रथा का उन्मूलन आपका हुआ, सती प्रथा का उन्मूलन आपका हुआ, विधवा पुनर्विवाह को कानूनी मान्यता दी गई। अब इससे क्या हुआ कि जो सोसाइटी में ऐसे लोग थे जो ऑर्थोडॉक्स थे, जो क्या थे, रूढ़िवादी थे, अब उन लोगों के मन में क्या हो रहा था, उन लोगों के मन में ब्रिटिशर्स के प्रति एक प्रॉपर सेटिस्फैक्शन नहीं बल्कि डिससेटिस्फैक्शन काम कर रहा था। तो उनका जो डिससेटिस्फैक्शन है उसको 1857 के रिवोल्ट के सोशल रीजन में डिस्कस किया जाता है। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स का ये मानना रहा, उन्होंने बहुत अच्छी कैलकुलेशन यहाँ पे की है कि भाई हम लोग अब क्या करेंगे कि इंडियंस की जो सोसाइटी है, यानी कि जो भारतीय समाज है, भारतीय समाज में अनचाहा हस्तक्षेप नहीं करेंगे, भारतीय समाज में अनचाहा हस्तक्षेप नहीं करेंगे, यानी कि नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी को लोग अपनाएंगे। उसके बाद में एक बात डिस्कस कर लेता हूँ कि 1891 में क्या है आपका, एज ऑफ कंसेंट एक्ट। इसमें चाइल्ड मैरिज को, जो आपका चाइल्ड मैरिज है, चाइल्ड मैरिज को एज ए सोशल इविल डिस्कस किया गया है ना। और 1930 में क्या आएगा, शारदा एक्ट आपका आया। शारदा एक्ट में जो आपका चाइल्ड मैरिज है, चाइल्ड मैरिज को एज ए सोशल इविल डिस्कस किया गया है ना। लेकिन ये तमाम प्रकार की चीज़ें तब हुई थी जब हम लोगों ने स्टेप उठाया था। हम लोगों ने क्या उठाया था, स्टेप उठाया था। हम लोगों के स्टेप उठाने के बाद जो आपके ब्रिटिशर्स हैं वो 1891 के एज ऑफ कंसेंट एक्ट के थ्रू काम करेंगे, 1930 के शारदा एक्ट के नाम काम करेंगे। हरविलास शारदा, उनके प्रयासों से इसको लाया गया। लेकिन ये जो आपका फाइनेंशियल फेस ऑफ कॉलोनियलिज्म है, इसमें ब्रिटिशर्स का सोशल बिहेवियर नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी पे काम करेगा भाई, हस्तक्षेप की नीति पे काम करेगा। हालांकि उसके बाद भी आप इन दो चीज़ों को मेंशन कर सकते हो कि 1891 में जो आपका एज ऑफ कंसेंट एक्ट है या 1930 में आपका शारदा एक्ट है, लेकिन ये तब लाए गए जब हम लोगों ने प्रयास किया, जब हम लोगों ने इसमें क्या किया, प्रयास किया। तो सोशल बिहेवियर उनका ये रहेगा कि भाई नहीं, अब हमें क्या है कि भारतीय समाज में कोई भी अनचाहा हस्तक्षेप नहीं करना है, क्योंकि अगर हम ये करते रहेंगे इसका नुकसान हम पहले देख चुके हैं। 1857 के रिवोल्ट में ऐसे लोगों ने भी काम किया जब हमने पहले इंडियन सोसाइटी में इंटरफेयर किया था, तो उससे क्या हुआ कि एक वर्ग, भारतीय समाज का एक वर्ग, जिससे आप रूढ़िवादी वर्ग कह सकते हो, ऑर्थोडॉक्स क्लास आप उसे कह सकते हो, वो डिससेटिस्फाइड हो गया था और उसने 1857 के रिवोल्ट में क्या हुआ, पार्टिसिपेशन किया था। अब फार्मूला चेंज हो गया है। अब क्या है, अब फार्मूला एकदम चेंज हो गया है। फार्मूला चेंज कैसे हुआ मैंने आपको बता दिया कि अब सोसाइटी में नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी को अपनाया जाएगा। आई बात समझ में? तो मतलब ये है कि ये जो टॉपिक है, मैंने तरीका आपको क्या बताया कि जब तीनों फेसेस आपको डिस्कस करने हैं तो सबसे पहले आप उनके मोटिव्स ले आओ, ठीक है। और जब आप मोटिव ले आओगे तो उसी में क्या होगा, उसको सेटिस्फाइड करने की बात करो। सेटिस्फाइड कैसे करने की बात करो, दिखा दो भी उससे कि इकोनॉमिकल बिहेवियर क्या रहा या इकोनॉमिक बिहेवियर क्या रहा, सोशल बिहेवियर क्या रहा, पॉलिटिकल बिहेवियर क्या रहा या एडमिनिस्ट्रेटिव बिहेवियर क्या रहा, है ना। तो इस तरह से अगर आप लोग लेके चलोगे चीज़ों को, तो जो आपके कॉलोनियलिज्म है उसके जो आपके 3 फेसेस हैं उनके साथ आप प्रॉपर जस्टिस कर पाओगे, आपको दिक्कत नहीं होगी। यहाँ भी बहुत अच्छे से मैंने समझाने का आपको प्रयास किया है। हालांकि इसमें ये है कि जो चीज़ों को तुलनात्मक अध्ययन के थ्रू मैं लेके चला हूँ उससे शायद थोड़ी बहुत आपको दिक्कत हुआ होगा। और दरअसल बात तो ये है कि यूपीएससी का कल्चर तो वही डिमांड करता है कि आप लोग जो वैल्यूज़ हैं, वैल्यूज़ को आप लोग क्या करो, उनकी कंपैरेटिव स्टडी आप लोग कर लो, है ना। तो थोड़ा ये है कि ज़्यादा डेप्थ में तो मैं इसको लेके गया भी हूँ, नहीं भी गया हूँ, है ना। अभी ऐसा है कि इसमें अगर हम एक एक चीज़ को बहुत डेप्थ में लेके जाएंगे फिर पता नहीं, फिर काफ़ी लेंदी ये चीज़ें हो जाएंगी। लेकिन जब मेंस में क्वेश्चन आएगा तो आपको कैसे आएगा, आपको क्वेश्चन ऐसे आएगा कि उपनिवेशवाद से आप क्या समझते हैं और भारतीय संदर्भ में इसके चरणों पर चर्चा करें। तो जो आपका कॉलोनियलिज्म है उसका लिटरल मीनिंग आपसे पूछेगा इन द फॉर्म ऑफ डेफिनेशन,
और इसके जो आपके 3 फेजेस हैं, जो 3 स्टेजेस इसके हैं, उनके बारे में कहेंगे कि भाई आप इनको डिस्कस कर लो। तो वहाँ पे एक प्रॉपर शब्द सीमा आपके पास रहेगी और शब्द सीमा पर आधारित होकर के आपको चीज़ों को डिस्कस करना पड़ेगा। तो हम लोग ज़्यादा यहाँ पे अगर मान लीजिए डेप्थ में जाएंगे, है ना, या इसको बहुत ही एक्सटेंसिव रूप में डिस्कस करने की कोशिश करेंगे तो शब्द सीमा आपकी थोड़ी डिस्टर्ब हो सकती है। और मुझे लगता है कि ये जो आपका लास्ट फेस मैंने डिस्कस किया और इसको मैं लेके चला हूँ, आपका उपनिवेशवाद के वाणिज्यिक चरण के साथ मैंने इसको जोड़ के चला हूँ और उपनिवेशवाद के औद्योगिक चरण के साथ मैं इसको लेके चला हूँ, मैंने जोड़ के चला हूँ। चीज़ों को कोई दिक्कत मैंने नहीं होती है। लैंडमार्क्स मैंने आपको बता दिए, मोटिव मैंने उनको आपका बता दिया है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने यहाँ पे डिस्कस की और मैं बिल्कुल उम्मीद करूँगा कि आपने इन तमाम चीज़ों को समझने की आप लोग कोशिश करोगे और इसके पैटर्न पर आपको काम भी करना है ना। क्योंकि जिस एग्ज़ाम के लिए आप लोग प्रिपरेशन कर रहे हो, इतना तो आप लोग जानते हो कि बहुत आसानी से पढ़ने के बाद उस एग्ज़ाम को क्वालिफाई नहीं किया जाता है ना। कि जो आपके यूपीएससी के जो एस्पायरेंट्स होते हैं उनके नंबर आप देखो, कितने बड़े नंबर में वो लोग इस एग्ज़ाम में पार्टिसिपेट करते हैं, लेकिन कुछ ही लोग ऐसे हैं जो फाइनली सिलेक्शन पाते हैं। तो लोग अपने आप को क्या करते हैं, टपते हैं। टपने का मतलब ये है कि चीज़ों को बहुत अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं, है ना। हल्का हल्का पढ़ोगे तो आपको थोड़ा दिक्कत होगा। और थोड़ा मैंने जानबूझ के आपको दिखाया कि आगे के जो टॉपिक आपको मिलेंगे मैं थोड़ा तुलनात्मक अध्ययन पे ही ज़्यादा बल देता हूँ, इसलिए थोड़ा कठिनाई शुरुआत में आपको ज़रूर हो सकती है, लेकिन इसके जो रिजल्ट्स मिलेंगे वो बहुत ही सकारात्मक होंगे, बहुत ही पॉजिटिव होंगे। ओके, थैंक यू वेरी मच।